हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की वीडियो सीरीज़ को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो 1 सितंबर 1872 में इन्फोर्स हुआ था इंडिया में। तो 1872 उस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिशर रूल करते थे। तो ये लॉ जो है ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया है, जिसका अपन बेस देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो ये पूरा इंग्लिश लॉ पे डिपेंड है, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो है सेक्शन 1 से सेक्शन 75 जो कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, और पार्ट 2 जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, जिसके सेक्शन है 124 से 238। जो बीच में 76 से 123 तक जो प्रोविजंस थे वो अब रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि उनको सेल ऑफ गुड एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही 239 से 266 तक हमारे पास पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस थे, तो वो भी रिमूव हो चुके हैं 1932 में। पार्टनरशिप एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट नया बन चुका है, तो हमने ये प्रोविजंस इसमें से हटा दिए हैं। तो अब हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो ही पार्ट में पढ़ना है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 1 से 75 तक दिए गए हैं, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि 124 से 238 तक दिए गए हैं। इस पूरे लॉ को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है कि ये 1 सितंबर 1872 में आया था, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 2 सब क्लॉज एच जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो बताता है एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हर वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका सेकेंड लाइन बोलता है ऑल अग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड देयरफॉर ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सम अग्रीमेंट मे बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड अदर आर नॉट। तो जितने भी एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल हो सकते हैं लॉ के द्वारा वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो कुछ अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हो सकते हैं लॉ के द्वारा वही कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे, और जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि मुझे मेरा रेडियो बेचना है, तो मैं इस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन क्या है? आपके साथ एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। बट एन अग्रीमेंट टू गो टू सी अ मूवी मे बी अ मेयर अग्रीमेंट एंड नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब अपन देखते हैं, फ्रेंड्स में अपन बहुत बार बोल देते हैं कि चल अपन एक मूवी देखने चलते हैं, ठीक है। अगर मैं मना कर देती हूँ, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है वो मना कर देता है कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा ड्यू टू सम रीज़न, तो क्या आप उसे कोर्ट में जाके इन्फोर्स करा सकते हैं? नहीं। भले ही आपके बीच में एक मेयर अग्रीमेंट है, पर आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, तो वो आप कोर्ट में जाके इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो वही कॉन्ट्रैक्ट जो है बता रहा है कि जो भी अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स हो सकता है वही कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। बहुत सारे अग्रीमेंट बनते हैं, पर सारे अग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं होते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन होता है पार्टीज़ के बीच में। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो जब भी मुझे आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी? आपको ऑफ़र दूँगी। अगर आप मेरा ऑफ़र सेम सेंस में एक्सेप्ट करते हो कि जैसे मुझे मेरा रेडियो बेचना है आपको 100 रुपीज़ में, आपने उसे एक्सेप्ट करा कि हाँ ठीक है मैं आपका रेडियो परचेज़ कर रहा हूँ 100 रुपीज़ में, अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो यही डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं बनता जब तक वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि आपके और मेरे बीच में अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मैंने बस आपको ऑफ़र दिया है कि आप मेरा रेडियो खरीदोगे 100 रुपये के अंदर, तो वो अब एक साइड से ऑफ़र गया है। जब आप भी आपकी कंसेंट दे देंगे कि हाँ भैया मुझे भी आपका रेडियो ख़रीदना है 100 रुपये में, तो फिर वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज़ के बीच में दोनों साइड से बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ बायलैटरल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बायलैटरल ट्रांजैक्शन होगा दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो बात करती है एवरी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू गो थ्रू सेवरल स्टेजेस बिगनिंग विद द स्टेज ऑफ नेगोशिएशन ड्यूरिंग विच द पार्टीज
discuss and negotiate proposals and counter proposals, as also the consideration resulting finally in the acceptance of the proposal. तो ये बोलता है कि जो हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कुछ स्टेजेस से जाना पड़ता है। तो अगर मैं आपको कोई ऑफ़र दूंगी, आप एक्सेप्ट करोगे या फिर आप उसमें बोलोगे कि जैसे कि मुझे मेरा रेडियो सेल करना है, तो मैंने आपको ऑफ़र दिया कि मैं मेरा रेडियो सेल करना चाहती हूँ 100 रुपये में। आपने बोला नहीं, मेरे को तो 80 रुपये में ही चाहिए। तो आपने क्या करा, मुझे काउंटर प्रपोज़ल कर दिया। तो हम एक दूसरे के साथ नेगोशिएट करेंगे, काउंटर प्रपोज़ल देंगे, उसके बाद दोनों की कंसिडरेशन मिलेगी और फिर वो एक्सेप्टेंस जो है वो फुलफ़िल होगी, तब एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अब जैसे कि पार्टीज़ की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टी की, लोग के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तो ये सारी स्टेजेस जो है उन्हें फुलफ़िल करनी पड़ेगी। फिर एक केस आता है तारसेम सिंह वर्सेस सुखमिंदर सिंह AIR 1998। इसका सुप्रीम कोर्ट का केस था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये कंपलसरी नहीं है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अपन बनाते हैं वो रिटन होना चाहिए, ठीक है। ओरल एग्रीमेंट और ओरल जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टीज़ के बीच में वो भी इक्वली बाइंडिंग होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए क्या क्या हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सेक्शन 10 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, वो बोलता है ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो सेक्शन 10 बोलता है कि सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो फ्री कंसेंट के द्वारा बनाए गए हैं। कौन सी पार्टीज़ के द्वारा? जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब उस एग्रीमेंट को बनाना चाहिए उन पार्टी को। एंड वो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट उस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि लॉ में एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर करा हुआ है। तो अगर हम सेक्शन 10 को ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या क्या फुलफिलमेंट करना पड़ेगा हमें एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट है कि एन अग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए, जिसे हमने पढ़ा था यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो ये बायलेटरल ट्रांजैक्शन होता है तो दो पार्टीज़ तो होनी चाहिए। दूसरा बोलता है अग्रीमेंट शुड बी डन बिटवीन द पार्टीज़ हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पार्टीज़ कम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब वो माइनर नहीं होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा बोलता है देयर शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट इन रेस्पेक्ट टू दैट एग्रीमेंट। मेरा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल इंटेंशन होनी चाहिए आपके साथ एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट करने की, ठीक है। चौथा बोलता है देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़। तो पार्टीज़ दोनों फ्री कंसेंट के साथ आपके साथ अग्रीमेंट क्रिएट करें एक दूसरे के साथ, मतलब। फिफ्थ बोलता है द अग्रीमेंट मस्ट नॉट बी द वन विच हैज़ बिन एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ ने पहले से ही बोल रखा है कि इस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके साथ एक अग्रीमेंट करना चाहती हूँ टू सेल अ चाइल्ड, तो ये अग्रीमेंट क्या लॉ के द्वारा इन्फोर्स होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अग्रीमेंट जो है इस नेचर का नहीं होना चाहिए जो कि लॉ में एक्सप्रेसली डिक्लेयर है कि उस पर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक असेंशियल रिक्वायरमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने की, जो कि सेक्शन 10 में दिया गया है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।